नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, उत्तराखंड में हम चंद राजवंश का इतिहास को कवर कर रहे वीडियो में बालो कल्याण चंद के बारे में पढ़ा था। अब इनके बाद आते हैं रुद्रचंद, जिनका कार्यकाल है 1568 से 1597 ईस्वी। बालो कल्याण चंद के बाद रुद्रचंद गद्दी पर बैठे। रुद्रचंद सभी चंद राजाओं में श्रेष्ठ, विद्वान, शिक्षा प्रेमी और दानी राजा हुआ करते थे। इसके समय कांठ एवं गोला, गोला कहाँ है दोस्तों? तो शाहजहांपुर। तो गोला के नवाब हुसैन खान ने तराई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और रुद्रचंद को तराई पर हमला करना पड़ा। हुसैन खान ने तराई पर 1568 में पहला और 1575 में दूसरा आक्रमण किया था। रुद्रचंद अकबर के समकालीन था। उत्तराखंड के एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है, अकबर के समकालीन चंद शासक कौन था? तो आंसर में आता है रुद्रचंद। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में यह एक स्वतंत्र राजा था, लेकिन बाद में 1587 में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सन 1588 में रुद्रचंद अकबर से भेंट करने कहाँ गया दोस्तों? तो लाहौर। आगे बढ़ते हैं। इसने अकबर को तिब्बती यानी कि झुप्पू और कस्तूरी हिरणों की खाल भेंट की थी। इस घटना का उल्लेख जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में की है। आगे बढ़ते हैं। रुद्रचंद ने 1570 में नागौर की लड़ाई में अकबर का साथ दिया था और उसकी वीरता से खुश होकर अकबर द्वारा रुद्रचंद को 84 माल, जिसे तराई भाबर का क्षेत्र कहते हैं, तो अकबर ने रुद्रचंद को जागीर दी थी। आगे बढ़ते हैं। रुद्रचंद द्वारा बीरबल के पुत्र को अपना पुरोहित बनाया गया। रुद्रचंद ने 1600 में रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी। दोस्तों, प्रश्न यह बनता है कि अकबर द्वारा किस चंद शासक को तराई भाबर क्षेत्र प्रदान की गई थी? तो आंसर में आता है रुद्रचंद। रुद्रपुर नगर किसने बसाया था? तो रुद्रचंद ने। आगे बढ़ते हैं। रुद्रचंद द्वारा रुद्रपुर में अटरिया देवी मेला शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा का मल्ला महल रुद्रचंद ने बनाया। रुद्रचंद ने त्रिवेणिक धर्म निर्णय पुस्तक लिखी, जिसमें नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था भी स्थापित की गई है। दोस्तों, प्रश्न यह पूछा जाता है कि त्रिवेणिक धर्म निर्णय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रुद्रचंद के द्वारा। और यह नई सिरे से सामाजिक व्यवस्था भी स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हैं। इस पुस्तक में ब्राह्मणों के लिए धार्मिक सामाजिक व्यवस्था की गई है और ब्राह्मणों के गोत्र, उनके पारस्परिक संबंधों का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक धार्मिक प्रशासन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उषा रुद्र गोदिया पुस्तक भी रुद्रचंद ने लिखी है, जो किससे संबंधित है? तो दोस्तों, राजनीतिक प्रशासन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सेन शास्त्र ययाति चरित्रम की रचना भी रुद्रचंद ने की थी। सेन शास्त्र पक्षी आखेट से संबंधित है। तो दोस्तों, प्रश्न पूछ लेगा कि सेन शास्त्र और ययाति चरित्रम की रचना किसने की है? तो रुद्रचंद ने। और सेन शास्त्र किससे संबंधित है? तो पक्षी आखेट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं कि रुद्रचंद ने सभी पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी है। रुद्रचंद ने संस्कृत का प्रचार प्रसार किया और अपने राज्य के युवाओं को संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए कश्मीर और काशी भेजा था। रुद्रचंद ने अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की। रुद्रचंद द्वारा चौथानी ब्राह्मण और औली ब्राह्मणों के वर्ग बनाए थे। औली ब्राह्मण कौन होते थे दोस्तों? जो ओले पड़ने पर थाली बजाकर सभी को सतर्क करते थे। रुद्रचंद ने ब्राह्मणों के 3 वर्ग बनाए थे। पहला आपका चौथानी,
जो सबसे ऊंचे हुआ करते थे, और दूसरे आपके पंचबिड़िया जिन्हें तिथानी कहा जाता था, और तीसरे हलिये या पितलिये। ये क्या होते थे? खस ब्राह्मण हुआ करते थे, जो सबसे निम्न कोटि के ब्राह्मण हुआ करते थे। रुद्रचंद के समय गुरु, पुरोहित, वैद्य, पौराणिक, सईस, घोड़े की देखरेख करने वाला, राजकोली, पहरी, बाजदार, बजनिया, टमटा आदि पद निर्धारित किए गए थे। अनाज का छठा भाग गांव से वसूल कर राजधानी पहुंचाने के लिए कैनी, खसों का कार्य निर्धारण किया गया था। घरों में सेवा कार्य के लिए छयोड़े, छिड़ियाँ रखवाई जाती थीं। शेष समस्त सामान्य जनता थात शूद्र का नाम पौड़ी 15 बिस्वा रखा गया था। रुद्रचंद के समय डोटी का राजा हरिमल हुआ करता था। रुद्रचंद और हरिमल के बीच 1581 में सीराकोट का युद्ध हुआ, जिसमें हरिमल हार जाता है। रुद्रचंद ने सीरा को चंद राज्य में शामिल कर लिया था। सीरा विजय के बाद अस्कोट, दारमा, जोहार भी उसके अधिकार में आ गए थे। रुद्रचंद ने सीरा में भूमि बंदोबस्त किया था। रुद्रचंद के सीरा से भूमि संबंधी अभिलेख प्राप्त भी हुए थे। तो दोस्तों, प्रश्न यह बनता है कि सीरा विजय के बाद किस चंद शासक ने अस्कोट, दारमा, जोहार पर भी अधिकार किया था? तो आंसर में आता है रुद्रचंद। आगे पढ़ते हैं। के उपलक्ष्य में रुद्रचंद ने थल में 1590 में एक शिव मंदिर अर्थात बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। रामदत्त पंडित की सलाह पर इन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। रामदत्त पंडित की समाधि बालेश्वर मंदिर के निकट है। रुद्रचंद द्वारा अपने सेनापति पुरुषोत्तम पंत को पुरस्कृत किया गया था, जिसने सीरा को जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया है कि पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? तो रुद्रचंद का सेनापति था। आगे पढ़ते हैं। बधाड़गढ़ का युद्ध जो 1591 में हुआ था, और किनके बीच हुआ था? रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच हुआ था। बधाड़गढ़ पर उस समय कत्यूरी राजा सुकालदेव या इसे सुखदेव भी कहा जाता है, तो कत्यूरी राजा सुकालदेव शासन कर रहे थे। फिर हुआ क्या कि पुरुषोत्तम पंत बधाड़गढ़ को जीतने में मारा गया। दोस्तों, हुआ क्या? पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु बधाड़गढ़ को जीतने में हो गई थी। दोस्तों, हुआ यूं कि पुरुषोत्तम पंत बधाड़गढ़ को जीतने में मारे गए। तो प्रश्न यह बनता है कि रुद्रचंद का सेनापति किस युद्ध में मारा गया? तो बधाड़गढ़ के युद्ध में मारा गया। और ये बधाड़गढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1591 में। आगे पढ़ते हैं। पुरुषोत्तम पंत की मौत के बाद रुद्रचंद ने सुकालदेव की हत्या कर दी थी। अब पढ़ते हैं दोस्तों लक्ष्मीचंद, जिनका कार्यकाल है 1597 से 1621 ईस्वी। रुद्रचंद के पश्चात उसका पुत्र लक्ष्मीचंद शासक बना। लक्ष्मीचंद के अन्य नाम हैं लक्ष्मीचंद, सीरा से प्राप्त चंदों की वंशावली में, और लक्ष्मीचंद मूनाकोट ताम्रपत्र में बताया गया है, और लक्ष्मण मानवोदय काव्य में। तो दोस्तों, काव्य किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों भरत मुनि की। लक्ष्मीचंद के 22 बेटे हुआ करते थे। लक्ष्मीचंद के समय गढ़वाल के शासक मानसा थे। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 8 आक्रमण किए, जिसमें 7 बार इसे हार का सामना करना पड़ा। 7 बार हारने के कारण लोगों ने इनके किले का नाम सियालबुंगा रखा। तो दोस्तों सियालबुंगा कहाँ है? अल्मोड़ा में। आगे पढ़ते हैं। 8वें आक्रमण में इन्हें सफलता मिली। दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया है कि लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर कितनी बार आक्रमण किया? तो दोस्तों 8 बार तो आक्रमण किया,
लेकिन 7 बार आक्रमण करने में असफल रहे। आगे पढ़ते हैं। इस आक्रमण का नेतृत्व सेनापति गेंडा कर रहे थे। लोगों ने लक्ष्मीचंद को लखुली विराली उपनाम दिया, क्योंकि यह दिल्ली के शासकों के सामने बिल्ली बनकर रहते थे, जबकि गढ़वाल पर बार बार आक्रमण भी किया करते थे। अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तो दोस्त यहाँ पर अकबर के समकालीन कौन कौन हैं? रुद्रचंद भी हैं और लक्ष्मीचंद भी हैं। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीचंद ने जहांगीर से भेंट की। जहांगीर द्वारा अपनी आत्मकथा जहांगीर नामा में इसका वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार यह पहाड़ी राजा बहुत से पहाड़ी तोहफे मेरे वास्ते लाया, जैसे बाज, घोड़े, हिरन की खाल, तलवारें आदि। यह पहाड़ी राजा सभी राजाओं में धनी हुआ करते थे। इसके इलाके में सोने की खान भी बताई जाती थी। लक्ष्मीचंद ने 1602 में बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और उसके शिवलिंग में तांबे की नई शक्ति लगाई। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किस चंद शासक ने करवाया था? तो दोस्तों नाम आता है लक्ष्मीचंद का। और कब? तो 1602 में। आगे बढ़ते हैं। यह एक बड़ा निर्माता था। इसने अल्मोड़ा के पांडे खुला, कपीना और नरसिंहबाड़ी में बड़े बड़े बगीचे लगवाए थे। इसने बगीचों का निर्माण भी किया था। लक्ष्मीचंद ने खतड़ुआ त्यौहार शुरू किया। खतड़ुआ मानसा का सेनापति था। दोस्तों होता ये है कि लक्ष्मीचंद आक्रमण तो करता है मानसा पर, लेकिन मानसा का सेनापति से इसका युद्ध होता है और लक्ष्मीचंद मानसा के सेनापति खतड़ुआ को हरा देता है। इसलिए कुमाऊं में खतड़ुआ त्यौहार मनाया जाता है। लक्ष्मीचंद के करों के भय से लोगों ने छतों में खेती करना शुरू कर दिया। लक्ष्मीचंद के ताम्रपत्रों में बेगार शब्द प्रयुक्त हुआ। लक्ष्मीचंद ने अल्मोड़ा में लक्ष्मीश्वर मंदिर बनाया और 1599 में लक्ष्मीचंद ने रेखा राजस्व व्यवस्था को अपना लिया था। अब पढ़ते हैं दोस्तों शक्ति गोसाई। यह लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था, लेकिन ये जन्म से अंधे थे। लक्ष्मीचंद के काल में प्रशासन की सारी व्यवस्था इन्हीं के हाथ में थी। शक्ति गोसाई को उत्तराखंड का धृत राष्ट्र कहा जाता है। दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया है कि उत्तराखंड का धृत राष्ट्र किसे कहा जाता है? तो नाम आता है शक्ति गोसाई का। आगे बढ़ते हैं। शक्ति गोसाई ने जमीन मापने के लिए 2 नई प्रणाली, मुट्ठी और नाली प्रणाली शुरू की थी। इसने नए सिरे से दारमा घाटी की व्यवस्था की, जिसमें सौकों के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। इसने सीमाओं पर सीमा सूचक पत्थर लगवाए थे। तो दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किसने जमीन मापने के लिए 2 नई प्रणालियां, मुट्ठी प्रणाली, नाली प्रणाली शुरू की थी? तो नाम आता है शक्ति गोसाई का। और यह क्या थे? जन्म से अंधे थे। इसने राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की और जमीन की नाप के दफ्तर की स्थापना की। इसने ज्यूला, सीरती, बेकर, रशिया, कूद, भात आदि अनेक टैक्स भूमि पर लगाए थे। दोस्तों इनमें से पेपर में पूछा भी गया है। एक तो आपका ज्यूला, सीरती, कूद और भात पूछा गया है। तो ये सब भूमि से संबंधित टैक्स हैं। तो गोसाई ने कुछ स्थानों के नाम भी निर्धारित किए थे। पढ़ते हैं। कोटयाल, मेवाजात और भेंट, जिन्हें सिरनी भी कहा जाता है। तो मेवाजात और भेंट रखने के स्थान को हम कोटयाल कहते थे। आगे है सेजयाल, राजा के पहनने वाले कपड़े और खड़ाऊ, जूते, दोसाले, खिल्लत का सामान, निजी हथियार आदि रखने का स्थान था। नोट, सेजयाल का अधिकारी सेजयाली होता था। आप पढ़ते हैं। सेल खाना, तलवार, कटार, बंदूक आदि रखने का स्थान हुआ करता था सेल खाना। पढ़ते हैं। दारू घर, बारूद, सोरा, गंधक रखने का स्थान हुआ करता था। पांचवा आपका सीकर,
बकरियों को रखने का स्थान हुआ करता था सीकर। आगे पढ़ते हैं ठाठ। यहाँ पर गाय भैंस के रहने का शीन। नोट, ठाठ का अधिकारी ठटवाल होता था। ठाठों से ताज़ा दूध दही मक्खन दरबार में आता था। दो प्रकार की कचहरियाँ बनाई थी, एक आपका न्योवाली, दूसरा आपका विष्टाली। तो न्योवाली क्या था, समस्त जनता के न्याय के लिए, और विष्टाली केवल सैनिक मामलों के न्याय के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं दलीप चंद के बारे में, जिनका कार्यकाल है 1621 से 1624 ईस्वी। दलीप चंद की क्षय रोग से मृत्यु हो जाती है। इसके समय गंगोली में पंतों उत्प्रेतियों ने विद्रोह किया था। अब पढ़ते हैं दोस्तों विजय चंद के बारे में, जिनका कार्यकाल है 1624 से 1625 ईस्वी। तो पढ़ते हैं विजय चंद ने अनूप शहर, जिन्हें हम बुलंदशहर भी कहते हैं, तो विजय चंद ने अनूप शहर के किसी बड़ गुजर की पुत्री से विवाह किया था। इससे राज परिवार के लोग नाराज हो गए, क्योंकि सामाजिक मान्यता के अनुसार चंदों का वैवाहिक संबंध बड़ गुजरों के साथ नहीं हो सकता था। इनके दरबार में त्रिमूर्ति सुखराम कार्की, पीरू गोसाई और विनायक भट्ट रहते थे, जिनके हाथों में शासन की सारी बागडोर रहा करती थी, लेकिन ये बहुत ही अत्याचारी भी होते थे। सुखराम कार्की द्वारा विजय चंद की हत्या कर दी गई। लक्ष्मीचंद के पुत्र कुंवर नीला गोसाई ने इनका विद्रोह किया। इन्होंने उनकी आंखें निकाल दी। बाज बहादुर चंद नीला गोसाई के पुत्र थे। मल्ला महल का दरवाजा विजय चंद ने बनाया था। आगे पढ़ते हैं पभे ताम्रपत्र। तो ये पभे ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, पिथौरागढ़ से। लेकिन ये किससे संबंधित है, तो विजय चंद से, जिसमें उसके द्वारा विवाह कराने के उपलक्ष्य में बसु पुरोहित को चौकी, जो कि कहाँ है, चंपावत में, पंचोली नामक व्यक्ति की जमीन दिए जाने का उल्लेख मिलता है। यह पंचोली एक जाति का नाम था। तो कैसा लगा ये कंटेंट, कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।